जेडीयू में बदलाव की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब नीतीश कुमार को उस पर अमल करना बाकी है, जिसकी शुरुआत अब से कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगी। पिछले करीब एक सप्ताह से सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के अगले कदम की चर्चा जोरों पर है। महागठबंधन से नाता तोड़ने और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की खबरों के बीच नीतीश कुमार ने विपक्षी अलायंस के नेताओं से बात तक करना बंद कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात तक करने से मना कर दिया। इसके बाद से इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश कुमार की पहली गाज ललन सिंह पर ही गिरने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ जुड़े थे तो इसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। सरकार तो बन गई, लेकिन जेडीयू के अंदर खलबली मचना शुरू हो गई। वजह यह कि लालू यादव की पार्टी के साथ तालमेल बैठाने में जेडीयू के विधायकों और सांसदों को दिक्कत होने लगी। कई नेता इसी वजह से पार्टी छोड़ गए। पार्टी के करीब 1.5 दर्जन विधायकों और करीब 10 सांसदों ने अलग गुट बना लिया। अगर नीतीश कुमार उनके हिसाब से फैसला नहीं करते हैं तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं। इस सब के बीच बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया। सूत्रों का कहना है कि हरिवंश दोनों पार्टियों के बीच कड़ी जोड़ने में लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी जेडीयू का साथ ले सकती है, लेकिन बतौर सीएम नीतीश कुमार उसे मंजूर नहीं। इसलिए बीजेपी जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम का पद दे सकती है। माना जा रहा है कि बात इसी बिंदु पर अटकी है कि जेडीयू के अंदरूनी हालात जो हैं वो उसके हिसाब से नीतीश कुमार ज्यादा मोलभाव करने की हालत में नहीं है। बीजेपी को अगर उन्होंने नहीं माना तो जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है। नीतीश कुमार को बीते कुछ समय से जेडीयू नेताओं द्वारा लगातार ललन सिंह के व्यवहार की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वह गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे में अपनी शर्त मनवा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनके लिए कोई बड़ा फैसला लेना आसान होगा। वहीं इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी कैबिनेट मंत्री को ललन सिंह के द्वारा परेशान करने का भी आरोप उन पर लगता रहा है। बीते दिनों नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जबरदस्त भिड़ंत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ये तमाम बातें हैं जिसके आधार पर बिहार और खासकर जेडीयू के अंदर बड़ा सियासी बवाल होने के संकेत मिल रहे हैं। फरीदाबाद जमीन खरीद घोटाला में ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस में हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रियंका वाड्रा बल्कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी है, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमीन खरीद के खेल में शामिल हैं। इस खबर का खुलासा होते ही कांग्रेस में हंगामा मच गया और आनन फानन में नागपुर रैली में जाने का सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। माना जा रहा है कि ईडी अब इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर सकती है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल और सोनिया गांधी पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। इन दोनों ने भी जमीन खरीद बिक्री कर मोटा मुनाफा कमाया। इस पूरे खेल में जिस संजय भंडारी का नाम सबसे पहले आता है वह फिलहाल फरार है और इंग्लैंड से उसे भारत प्रत्यर्पण करने की कोशिशें की जा रही हैं। यही संजय भंडारी राफेल डील से लेकर यूरोप, इसी संजय भंडारी ने फाइटर डील में भी संलिप्तता दिखाई। आर्म्स डीलर संजय भंडारी का नाम अब हरियाणा के चर्चित जमीन खरीद घोटालों में भी आने लगा है। संजय भंडारी का गांधी परिवार से कनेक्शन सामने आया। जिस जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक के नाम आ रहे हैं, उसके तार अब सोनिया गांधी तक जुड़ गए हैं। ये तार उनके निजी सचिव के जरिए जुड़ रहे हैं। इन सारी कड़ियों को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किए गए 84 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़कर सामने रखा है। ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रॉपर्टी डीलर सीसी थम्पी, हथियार डीलर संजय भंडारी और प्रॉपर्टी डीलर एचएल पाहवा के बारे में बताया गया है। इसके साथ सोनिया गांधी के लिंक जुड़े हैं। इस लिंक के सूत्रधार सोनिया गांधी का निजी सचिव पीपी माधवन। जून 2022 में एक दलित महिला ने इस पर आरोप लगाया था, मामला दर्ज कराया था। चार्जशीट में बताया गया कि सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन ने थम्पी को रॉबर्ट वाड्रा से मिलवाया था। थम्पी के लिंक से संजय भंडारी और वाड्रा जुड़े। इस मामले में सुमित चड्डा नाम का एक आरोपित भी है जो संजय भंडारी का करीबी है। ईडी की चार्जशीट के पेज नंबर 43 पर लिखा है कि जांच के दौरान सीसी थम्पी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। ये बयान 19 जून 2019 को दर्ज कराया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वो रॉबर्ट वाड्रा को 10 वर्ष से अधिक समय से जानता है। रॉबर्ट वाड्रा से उसका परिचय सोनिया गांधी के पीए माधवन से कराया था।
रॉबर्ट वाड्रा से कई बार मिला है। यहां तक कि यूएई में भी पीएमएलए कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, सीसी थम्पी और हथियार डीलर संजय भंडारी के बीच सीधा कनेक्शन बताया गया है। थम्पी ने जमीन की खरीद बिक्री के लिए एचएल पाहवा को पैसे दिए। ये पैसे संजय भंडारी से जुड़े थे, जिसने गैर कानूनी तरीके से हथियारों की दलाली से पैसे बनाए थे। यही नहीं, संजय भंडारी ने ही लंदन से लेकर फरीदाबाद तक रॉबर्ट वाड्रा को प्रॉपर्टी दी। संजय भंडारी के लिए थम्पी काम करता था, जिसने पाहवा को पैसे दिए और वो पैसे घूमकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा तक आ गए। मतलब हथियारों की दलाली से हुई कमाई में से सोनिया गांधी परिवार का हिस्सा थम्पी और पाहवा के जरिए पहुंचाया गया। इसलिए जमीन पहले सस्ते दामों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी और बाद में वही जमीन कई गुना अधिक कीमत पर उसे बेच दी गई, जिससे जमीन खरीदी गई थी। दिल्ली में 2020 में दंगों में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। पार्टी के नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। कुछ पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के संस्थापक रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का नाम सामने आया है। इस बात का खुलासा चार्जशीट और दूसरे दस्तावेजों से हुआ। असल में दंगों की साजिश करने वालों की एक बैठक प्रशांत भूषण के दफ्तर में हुई थी, जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी शामिल थे। दिल्ली में चक्का जाम करने को लेकर विरोध प्रदर्शनों की प्लानिंग प्रशांत भूषण के कार्यालय में हुई थी और इस खुलासे के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में इन दोनों से पूछताछ कर सकती है और उसे जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने सीएए विरोधी दंगा मामले में 2700 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 700 पन्ने सिर्फ ये क्रोनोलॉजी समझाने में लग गए कि कैसे इतने बड़े दंगों के बीज बोए गए। उसमें उस मीटिंग का जिक्र है जो सीएए विरोध प्रदर्शन से पहले हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक 8 दिसंबर 2019 को ये मीटिंग जंगपुरा बेसमेंट में हुई थी, जिसमें योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम और उमर खालिद शामिल थे। इस बैठक की एक फोटो भी चार्जशीट में शामिल की गई है। साथ ही बताया गया कि यही डिस्कस हुआ था कि चक्का जाम और प्रदर्शन कैसे करना है। ये बैठक जंगपुरा एक्सटेंशन में हुई। इसका खुलासा शर्जील इमाम और अरशद वारसी के मैसेज चैट से भी होता है। जंगपुरा की इसी बैठक के बाद हिंसा भड़काने की शुरुआत हुई और प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया गया। अब ये जंगपुरा की बैठक की जो तस्वीर चार्जशीट में लगाई गई है, उसका एड्रेस साफ तौर पर जंगपुरा एक्सटेंशन में लिखा है। इस एड्रेस को अगर गूगल पर डालेंगे तो ये प्रशांत भूषण के ऑफिस के एड्रेस से मेल खाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर का एड्रेस 6/6 जंगपुरा ही है। इसका जिक्र कई कोर्ट के दस्तावेजों में भी है। नीचे 2021 में डाली गई उनके रजिस्ट्रार को लिखे गए पत्र में एड्रेस को देखा जा सकता है। 6/6 जंगपुरा का एड्रेस सिर्फ दिल्ली सीएए विरोधी दंगों में सामने नहीं आया। इससे पहले भी इस जगह से कई भारत विरोधी कैंपेन की साजिश रची जा चुकी है। यहाँ NAPM यानी नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट का भी दफ्तर है, जिसकी स्थापना CAA विरोधी प्रदर्शन में सक्रिय रहने वाले मेधा पाटकर ने की थी। NAPM का हाथ तमाम इस्लामी कट्टरपंथी के अपराधों को छिपाने और हिंदुओं को दोषी बनाने की कोशिशों में सामने आ चुका है। इसके अलावा दिल्ली दंगों के समय भी इनकी संलिप्तता देखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए हाल ही में फैसला दिया था कि इस फैसले के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई थी और सबसे एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। पाकिस्तान और चाइना ने भी इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई थी। उसके बाद से अब तक विपक्षी गठबंधन शांत नहीं बैठा। अब वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी दलीलें देते नजर आएंगे, क्योंकि वे इस मामले में केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में पैरवी कर चुके हैं। CPM के नेता और गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने कहा कि राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारक 11 जनवरी से पहले अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने की विचार कर रहे हैं।
11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। तारिगामी ने कहा कि दरवाजे खुले हैं। हम ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे? इससे पहले जब हमने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो कई लोग निराशावादी थे और उन्होंने हमें हतोत्साहित किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लेकिन राजनीति के एक छात्र और इस देश के नागरिक के रूप में समीक्षा याचिका दायर करने का एक विकल्प अब बचा हुआ है। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उनके सहकर्मी हैं महसूस करते हैं कि शीर्ष अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका के लिए एक जगह है। हमें अवसर क्यों नहीं तलाशना चाहिए और कदम उठाने से पहले हमें निराशावादी क्यों होना चाहिए? तारिगामी को दृढ़ता से महसूस हुआ कि उनके जैसे कई लोग समीक्षा याचिका दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य लोग इस सवाल पर गंभीर हैं क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम सोचते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला है। हमें सभी विकल्प तलाशने होंगे और समीक्षा याचिका उनमें से एक है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन और जम्मू के नेता और राधा कुमार और सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल कपिल काक जैसे विभिन्न हितधारकों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं। जब उनसे पूछा गया कि समीक्षा याचिका कब दायर की जाएगी तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना गंभीर अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर हमला था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अगस्त-सितंबर में लगातार 16 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। तारिगामी ने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम समीक्षा याचिका दायर करने के लिए विभिन्न हितधारकों के और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस और चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील करेंगे। हमारा विचार विमर्श जारी है और आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि केंद्र में क्रमिक शासनों द्वारा अनुच्छेद 370 को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र प्रक्रिया दिल्ली से प्रभावित हुई, जिसने अंततः अनुच्छेद 370 को खोखला बना दिया। एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान का जिक्र करते हुए कि जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम का कार्यान्वयन केवल अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कारण संभव हुआ। तारिगामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 में किए गए संशोधनों की एक लंबी सूची है जिससे केंद्रीय कानूनों को लागू करने की अनुमति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। जमीन खरीद घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही फंसे हैं, लेकिन अब पहली बार ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी की बेटी और रॉबर्ट वाड्रा की बीवी प्रियंका वाड्रा का नाम भी शामिल किया। इस खबर के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की दूसरी स्टार प्रचारक हैं और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन अब जमीन घोटाला मामले में नाम आने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का सियासी करियर ही खतरे में पड़ गया। सूत्रों का कहना है कि ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया गया है। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र किया गया। जांच में पता चला कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी की थी। संजय भंडारी की करीबी थम्पी वाड्रा के बीच के फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है। फरीदाबाद में जमीन खरीद से जुड़ा मामला साल 2005-06 के बीच का है। फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में थम्पी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर HL पाहवा के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 40.8 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे दिसंबर साल 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर भी इसी अमीरपुर गांव में साल अप्रैल 2006 में खरीदी गई थी, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक पाहवा थम्पी का बेहद करीबी है। इसी अमीरपुर गांव में थम्पी को जो भी जमीन पाहवा ने ही खरीदवाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में एक मकान का पुनर्निर्माण करवाया। उसमें ठहरे जो कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ धन शोधन मामले में अपराध से अर्जित आय का हिस्सा है।
संजय भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटेन सरकार ने ईडी और सीबीआई के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। दोनों संघीय एजेंसियां विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए कारोबारी के खिलाफ धन शोधन और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं। ये पहली बार है कि ईडी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया। ईडी ने एक बयान जारी कर कहा उसने इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे अनिवासी भारतीय कारोबारी चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्डा के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जैसे जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का वक्त करीब आता जा रहा है, बिहार की सियासत में तूफान बढ़ता ही जा रहा है। बैठक के पहले जेडीयू के करीब दर्जन भर विधायकों की सीक्रेट मीटिंग से उठा तूफान शांत भी नहीं हुआ कि पटना के सियासी गलियारों में ये खबर तेजी से फैल गई कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मंत्री परिषद भंग करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की तैयारी में है। जेडीयू का बड़ा गुट महागठबंधन से अलग होने की मांग नीतीश कुमार से करता रहा है और अब उनकी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री फिलहाल संभव नहीं दिख रही है, क्योंकि जब अचानक एनडीए छोड़ नीतीश कुमार वापस लालू यादव के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए, उसके बाद से बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली जाने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर साल पार्टी की बैठक होती है, ये रूटीन बैठक है। वहीं जब उनसे एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो वे बचते नजर आए। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने के सवाल पर भी चुप्पी साध ली। बिहार में राजनीतिक कोलाहल के बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे की खबर अफवाह है। हर पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। आरजेडी ने ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यकारिणी की बैठक की थी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमने जाति आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से जो किया उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जदयू नेताओं का दिल्ली जाना जारी है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार और मंत्री विजेंद्र यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की खासी चर्चा है कि जदयू के दिग्गज नेता को राजद से करीबी होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि ललन सिंह का भविष्य क्या होगा। नीतीश सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि जेडीयू के सदस्य पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तय एजेंडे पर चर्चा होगी। ललन सिंह के मामले में उन्होंने कहा कि बैठक में इस पर भी जो भी बात होगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें दी जाएंगी। हालांकि इस फॉर्मूले में वाम दल का नाम कहीं नहीं है।